पहले डिस्कशन कर लेते हैं अपन। होमवर्क के अंदर आपको A6 क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें ट्राइंगल OAB के अंदर आपको दे रखा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। अगर O ओरिजिन पर है, A के पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और B के पोजीशन वेक्टर अगर मैं B वेक्टर मान लेता हूं तो E के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे B वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बाय 2। सिमिलरली D पॉइंट आपको AB पर दे रखा है जो कि AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अपन ने A वेक्टर B वेक्टर इनके पोजीशन वेक्टर मान रखे हैं तो अपन सेक्शन फॉर्मूला से 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। तो अब कहा गया है कि ये OD और AE जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट P है और आपसे फाइनली पूछा गया है कि OP/PD क्या होगा। तो अगर OP/PD की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए कि दो लाइंस, कौन कौन सी लाइंस, OD और AE एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अपन मान लेते हैं कि P पॉइंट OD को डिवाइड कर रहा है 1:λ रेशियो में और पॉइंट P वापस AE को डिवाइड कर रहा है μ/1 रेशियो में। तो P पॉइंट के अपन पोजीशन वेक्टर दो तरीके से सेक्शन फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, एक बार AE के लिए और एक बार OD के लिए। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगाने का आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी P पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे A वेक्टर B वेक्टर को तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। इन दोनों को जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा, दोबारा पुट कर दो चाहे इसमें या इसमें, दोनों वेरिएबल आपको मिल जाएंगे। लैम्डा और म्यू जब आपको मिल गए तो उसके बाद आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि P के आपको OP/PD बताना है। तो OP/PD अपने को क्या दिख रहा है 1:λ, दैट इज 1:2/3, दैट इज 3:2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पार्ट 2 पर मूव करते हैं। उसके क्वेश्चन A1 में आपको दे रखा है कि A वेक्टर है जिसके कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपको पहले रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम के अलाउंग, तो वो हो जाएगा 2pi प्लस j। अब उसको रोटेट करा ओरिजिन के अबाउट और फिर उसके नए कंपोनेंट दे रखे हैं p+1 अलोंग द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो आफ्टर रोटेशन A वेक्टर के आपके पास कंपोनेंट वैल्यू जाएगी p+1 i प्लस j। अब वेक्टर तो यही था, आपने उसको रोटेट करा तो उसकी मैग्नीट्यूड थोड़ा बदली आपके पास। तो यहां से अगर आपके पास सिंस मैग्नीट्यूड जो रहेगी, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, दिस इंप्लाइज √4p² + 1 will be equals to √p+1 होल स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप इसको सॉल्व कर लेना तो P की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो 1 आ जाएगी। इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन A2 के अंदर आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और वो इस तरीके से प्लेस है कि एक का एंड पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट आपके पास बनता जा रहा है। तो ये जो 3 वेक्टर्स को मैंने नाम दे दिया A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, क्लियरली एक चीज तो यहाँ पर दिख रही है कि सिंस A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, therefore triangle cannot be formed। क्योंकि ट्राइंगल अगर फॉर्म होता तो रिजल्टेंट आपके पास क्या था, तीनों का सम क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना चाहिए था। एक चीज और इसमें देखो आप कि जो दूसरी चीज आपके पास यहाँ पर जो वेक्टर है, ये जो A3 वेक्टर है ये आपके पास A1 और A2 का सम है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया कि 3 वेक्टर्स को जो आपने प्लेस इस तरीके से कर रखा है कि एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट अगर आपके पास बनते जा रहा है तो यहाँ पर और साथ में तीसरा वेक्टर इन दोनों के क्या आपके पास एडिशन के बराबर है। तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, लेकिन क्योंकि आपके पास A3 वेक्टर A1 प्लस A2 वेक्टर के बराबर है तो वेक्टर्स आपके पास तीनों क्या रहेंगे, कोप्लेनर जरूर रहेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको रखा है OABCDE is a regular hexagon of side 2 units in the XY plane in the first quadrant, O being the origin and OA taken along the x-axis। तो x-axis के along OA ले लिया तो आपको ये रेक्टेंगल, ये आपको क्या दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है रेगुलर, जिसकी साइड कितनी 2 यूनिट्स है। तो ये सब 2 यूनिट्स हो गए अपने पास। तो अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, एक A का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो ये सिर्फ x-axis के along है और ये लेंथ 2 है तो ये 2i हो गया। फर्दर इसमें क्या लिखा हुआ आगे, a point P is taken on a line parallel to z-axis through the center of the hexagon। अच्छा, हेक्सागन का अगर ये सेंटर है आपके पास तो यहां से अगर मैं हेक्सागन को अगर सेंटर 2 में अगर वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये लेंथ 1 है। तो यहां से अगर मैं साइन, अगर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं तो मैं अगर यहाँ पे 10 डिग्री अगर मैं यूज करता हूं तो इट विल बी gm/1 और 10 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3। तो यहाँ से gm की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी √3। जब ये √3 आ गया तो ये आपके पास क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 का √2, तो ये 2 आ गया और ये √3 आ गया। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ
जी अपन अब लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो उसमें ये यूनिट तो 1 हो गई और ये √3 हो गई, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब यहां पर एक पी पॉइंट जो ले रखा है वो समझना, सेंटर से, अब देखो जेड एक्सिस यहां पर है, ये जेड एक्सिस इधर है, तो यहां से सेंटर के जो उसका सेंटर है उसके अलोंग यहां पर आप मान के चलो इस मार्कर की जो टिप है ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी जो है जेड एक्सिस के क्या आपके पास पैरेलल है, तो देयरफॉर लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको मैं पी वेक्टर बोल देता हूं, विल बी, वो आपके पास इस तरीके से रहेगा ना आपके पास, तो इसका मतलब उसका एक्स और वाई तो वही कंपोनेंट रहेगा जो 1 और इसके 1 और √3 था, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स 1, √3 आ चुके हैं आपके पास। तो जो पी वेक्टर आपके पास यहां से ऊपर आ रहा है उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ जेड कंपोनेंट, तो पी वेक्टर को अपन मान लेते हैं, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अपन मान लेते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस सम लैम्डा टाइम्स के कैप, और साथ में आपको क्या दे रखा है और भी आगे लिखा हुआ है, a point P is taken on a line to z axis to the center of the hexagon at a distance of 3 unit from the origin in the positive direction, positive z direction। इसका मतलब लैम्डा जो आना चाहिए वो आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फर्दर आपको ये गिवन है कि ये जो ओपी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और वो कितना है 3 यूनिट्स, तो दिस इंप्लाइज 1 + 3 + लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट कम्स आउट टू बी 3। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आपके पास ±√5 आएगी, लेकिन लैम्डा क्या आपके पास पॉजिटिव, तो देयरफॉर पी वेक्टर जो कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर था, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था वो आपके पास क्या आ जाएगा आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस √5 के कैप। ठीक है, फर्दर आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज AP vector will be equals to position vector of P minus position vector of A। तो position vector of P तो ये आ गया, और position vector of A आपके पास क्या है 2i कैप, तो इन दोनों को अगर अपन सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -i कैप प्लस √3 जे कैप प्लस ठीक है √3 जे कैप प्लस √5 के कैप। तो ये आपके पास आप चेक कर लो, आपके पास सी ऑप्शन का आंसर है। 1 पार्ट 2 का A4 इजी क्वेश्चन है जो अपने नोट्स में ऐसा ले रखा है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। A5 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट x and y are taken on the sides QR and RS respectively of a parallelogram PQRS so that relation दे रखा है। तो PQRS जो अगर मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम ले लेता हूँ तो P पॉइंट को मैं रेफरेंस ओरिजिन पे बोल देता हूँ, इसको A वेक्टर, इधर ये B वेक्टर मान लिया, तो अपने को ये पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, तो अपने पास R के पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे आपको A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फर्दर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि QX is to XR, QX is to XR is 4:4, क्या लिखा हुआ है 4, इसका अगर 4:1 हो गया तो यहाँ पर X के पोजीशन वेक्टर अपने को क्या मिल जाएंगे, दिस इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ X अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपके पास 4 into A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर प्लस A वेक्टर, दैट इज 5A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर डिवाइड बाय 5। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ y अगर अपन फाइंड करें तो y के बारे में क्या लिखा हुआ है ry इक्वल्स टू 4 टाइम्स ys, तो इसका मतलब ये भी 4:1 रेशियो हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ y कितना आएंगे 4b वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दैट इज a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डिवाइड बाय 5। फर्दर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द लाइन xy cuts the line PR at the point Z। तो आपके पास लिखा हुआ है कि PR जो ये लाइन है, ये PR आपके पास एक डायगोनल है, और XY जो लाइन है ये इसको किस पॉइंट पे कट करेगी, किस पे कट करेगी Z पर। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि देन फाइंड द रेशियो PZ/ZR, जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो अपने नोट्स में भी करा था और आगे भी शीट में आ चुका है कि दो लाइंस अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनको अपन किस तरीके से सॉल्व करें। तो आपको ये रेशियो PZ/ZR फाइंड करना है, तो आप इसको λ/1 आप मान लो। फर्दर ये जो रेशियो है इस रेशियो को भी आप कुछ और दूसरा रेशियो मान लो, आप यहां से अपन इसको क्या मान लेते हैं 1:2, ये Z पॉइंट तो है आपके पास, इसको 1:2 आप यू बोल दो। जब ये आपके पास पॉइंट आपके पास आ गया है यहां से, तो देयरफॉर अब आपको यहां क्या दिख रहा है
कि एक्स वाई और पी आर एक जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अपन यहां से दिस इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेड एक तो पी आर को डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा, लैम्डा इज टू दिस लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 1 इंटू 0 वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, ये रेशियो अपन ने 1:μ लिया है, तो म्यू इंटू वाई के पोजीशन वेक्टर, तो म्यू इंटू वाई के पोजीशन वेक्टर अपने पास क्या है, म्यू इंटू ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, तो वो कितना बन जाएगा आपके पास 5a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर डिवाइड बाय 5 4 डिवाइड बाय म्यू प्लस 1। यहां से वापस आप कंपेयर कर लो, तो जब आप क्या कंपेयर करेंगे अपन, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, तो ए वेक्टर आपके पास है यहां से लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास ए वेक्टर कितना है, म्यू बाय 5 प्लस 1 डिवाइड बाय म्यू प्लस 1 एंड बी वेक्टर यहां से वापस वही है लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास बी वेक्टर के साथ क्या आएगा, बी वेक्टर बाय 5/5 तो कट गया, तो म्यू प्लस 4/5 डिवाइड बाय म्यू प्लस 1। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि अगर यहां से आपके पास ए वेक्टर कंपेयर करोगे तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, और यहां से ए के साथ क्या आएगा, म्यू अपॉन 5 प्लस 5/5, तो 1 हो गया अपॉन क्या है पूरे में म्यू बाय 5, और बी के साथ कंपेयर करोगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, बी के साथ आ जाएगा 5/5 दैट इज म्यू प्लस 4/5 4 डिवाइड बाय म्यू प्लस 1। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग, आपको यहां से लैम्डा की वैल्यू 21/4 मिल जाएगी, और वही आपसे पूछा गया है क्योंकि लैम्डा क्या हो गया आपके पास, PZ/ZR, वही रेशियो पूछा हुआ है, वो यहां से आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, उसमें आपके पास एक ट्राइंगल की बात करी जा रही है। ट्राइंगल आपके पास ये एबीसी ट्राइंगल अपन बोल देते हैं, जिसमें ए के पोजीशन वेक्टर में 0 बोल देता हूँ, बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लेता हूँ, सी का पोजीशन वेक्टर सी बोल देता हूँ। फर्दर इसमें लिखा हुआ है आपके पास एक्स बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये अगर एक्स है जो कि इसका मिड पॉइंट है, तो एक्स के पोजीशन वेक्टर जाएंगे आपके पास बी वेक्टर बाय 2। फर्दर लिखा हुआ है वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एक्स, ये वाई जो हो गया सी एक्स का मिड पॉइंट हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ y जो अपने पास आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा आपके पास, इनका मिड पॉइंट है वो ना, तो b वेक्टर मतलब b वेक्टर बाय 2 प्लस c वेक्टर अपॉन 2, तो ये अपने पास बन जाएगा 2c वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 4। ये y के पोजीशन वेक्टर मिल गए अपने। फर्दर इसमें बोला हुआ है लेट by कट्स ac एट z, तो by ac को z पर कट कर रहा है, तो आपको पूछा हुआ है az इज टू zc क्या होगा, लेट az is to zc अपन यहां पर मान लेते हैं, लेट az is to zc will be equals to lambda is to 1। फर्दर एक चीज यहां पर मान लो कि ये z जो है इसके पोजीशन वेक्टर अपन यहां पर r वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। जब इसके पोजीशन वेक्टर आपने r वेक्टर अज्यूम कर लिए, तो उसके बाद अपन यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप ओसी पर, सॉरी एसी पर, तो यहां पर r वेक्टर जो आएगा कितना आएगा 1 इंटू 0 प्लस म्यू इंटू सी लैम्डा इंटू सी, लैम्डा सी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। फर्दर ये जो आपके पास बी जेड जो है, ये वाई जो है इसको अपन मान सकते हैं किसी ना किसी रेशियो में आपको डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर अपन यहाँ पर वो वाली बात कर लें तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से। अब देखो आप y के पोजीशन वेक्टर अपन आप दो तरीके से लिख सकते हैं, तो y के पोजीशन वेक्टर अपन दो तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ y वापस में लिख देता हूं, क्योंकि y जो है वो bz को क्या है किसी ना किसी रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो इसको अपन मान लेते हैं कि ये 1:μ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ y विल कम्स आउट टू बी क्या आएंगे आपके पास म्यू इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाय म्यू प्लस 1। आर की तो मेरे पास वैल्यू भाई से ये रख देता हूं, इट कम्स आउट टू बी म्यू बी वेक्टर डिवाइड बाय म्यू प्लस 1 प्लस लैम्डा सी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसको 4 डिवाइड में ले लेते हैं अपन म्यू प्लस 1
तो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या है आपके पास y है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 इनको इक्वेट कर दो आप। तो 1 और 2 को जब आप इक्वेट करोगे, मतलब इक्वेट कर रहे हैं इन दोनों को, तो सी वेक्टर के साथ अपने को क्या मिल जाएगा, 2/4 विल बी इक्वल्स टू, यहां से सी वेक्टर आ जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू म्यू प्लस 1, एंड बी वेक्टर के साथ आएगा आपके पास म्यू अपॉन, या बी वेक्टर के साथ यहाँ पर कितना है 1/4 इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 4 म्यू, दैट मीन्स म्यू कम्स आउट टू बी आपके पास कितना आ जाएगा 1/3। म्यू की वैल्यू जैसे ही 1/3 आई यहाँ पर आप पुट कर दो और सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा आपके पास 2 मिल जाएगा और वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको दे रखा है एबीसी ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है इस पर ए पॉइंट पर। तो एबीसी जो ट्राइंगल है वो ए पर आपके पास राइट एंगल बन गया। फर्दर the resultant of forces along AB vector and AC vector with magnitude 1/AB and 1/AC। उसका मतलब वेक्टर जो फोर्स की अपन बात कर रहे हैं, फोर्स अलोंग AB वेक्टर, तो उस फोर्स को फोर्स अलोंग AB वेक्टर उसको मैं F1 बोल देता हूं। तो वो जो F1 फोर्स होगी आपके पास वो किसके अलोंग है, AB वेक्टर के, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या आपके पास 1/AB। So it will be written as AB magnitude into AB cap। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास AB वेक्टर अपॉन AB का होल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स अलोंग AC वेक्टर को मैं अगर F2 बोल देता हूं, दिस इंप्लाइज F2 जो फोर्स होगी वो भी उसकी मैग्नीट्यूड है 1/AC, और अलोंग है वो AC वेक्टर के, दैट इज AC कैप। ये बन जाएगा आपके पास AC कैप, AC वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ AC को अपन AC बोल रहे हैं, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर। देयरफॉर अब अपने को क्या पूछा हुआ है, रिजल्टेंट, और इन दोनों F1 F2 का रिजल्टेंट जो है वो आपके पास दे रखा है AD, where D is the foot of perpendicular from A onto BC। ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये AD फोर्स होगी। तो देयरफॉर AD जो फोर्स है आपके पास वो रिजल्टेंट है F1 और F2 का, दैट इज F1 प्लस F2। So it comes out to be AB वेक्टर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC वेक्टर अपॉन AC स्क्वायर। आपको चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड, तो टेक मॉडुलस n स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर का होल स्क्वायर जब लिखूंगा तो यहाँ पर आपके पास ये AB वेक्टर अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस AC वेक्टर अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर बनेगा। तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये बन जाएगा आपके पास AB वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज AB टू द पावर 4 प्लस AC वेक्टर का स्क्वायर अपॉन AC टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स इनका डॉट प्रोडक्ट AB डॉट AC डिवाइड बाय AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर। अच्छा ढंग से देखो आप, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, दिस इंप्लाइज, देयरफॉर बोल सकते हैं अपन AB डॉट AC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये वैल्यू तो आपके पास हो गई 0। अपन ने यहाँ पर एक चीज और ये मानी कि आपके पास जो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको अपन AB लिख रहे हैं और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अपन AC बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से वो तो 0 हो गया। AB वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, AB स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन AC स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर। अब अगर अपन इस ट्राइंगल के अंदर ABC ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर विल बिकम BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर। दिस इज व्हाट AD मॉडुलस का होल स्क्वायर।
तो यहां से आपके पास मॉडुलस ऑफ एडी वेक्टर जो आपसे मैग्नीट्यूड पूछी हुई है वो कितना आ जाएगा, BC अपॉन AB इंटू AC। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ACB एंड ADB। ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो इसमें सिमिलर ट्राइंगल के अंदर अपन साइड्स का रेशियो बराबर कर देते हैं। तो ACB ट्राइंगल के अंदर आपके पास इस 90 डिग्री के सामने है BC और इसमें 90 डिग्री के सामने है AB। एंगल भी दोनों में कॉमन है, तो इसमें ट्राइंगल के सामने है आपके पास AC और अपॉन इसमें आपके पास है AB। तो यहां से आप देखो BC अपॉन AB इंटू AC विल बी इक्वल टू 1/80। ये जो वैल्यू है आप इसको इस फर्स्ट रिलेशन जो आपने निकाला है ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ AD वेक्टर कम्स आउट टू बी BC अपॉन AB प्लस AC कितना है आपके पास 1/80। तो ये वैल्यू देगा आपके पास 1/80। इसका आंसर। फिर आप इसके बाद जो भी ऑप्शन है उससे चेक कर दो। 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लेट आप पॉइंट P जो है जिसके आपको ABC कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसको पॉइंट P बोल दो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम YZ, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम YZ विल बी मॉडुलस ऑफ C। इससे पूछा YZ से, तो YZ से डिस्टेंस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ A। डिस्टेंस फ्रॉम ZX विल बी मॉड B एंड डिस्टेंस ऑफ XY विल बी मॉड C। ये आपको क्वेश्चन में AP में दे रखे हैं। लेट अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि मॉड A विल बी इक्वल टू सम A माइनस B, मॉड B विल बी इक्वल टू A एंड मॉड C कम्स आउट टू बी A माइनस A प्लस B। अब यहाँ पर अगर ये मॉड डिस्टेंस है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली A जो आना चाहिए वो आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। इसके बाद फर्दर आपको क्या कंडीशन यहाँ पर गिवन है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ X Y Z एंड इसी पॉइंट का X एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एक्सिस वो आपको दे रखा है √13। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम X एक्सिस जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा आपके पास B² प्लस C² विच इज इक्वल्स टू 13 का अंडर रूट। तो यहां से आपके पास B² प्लस C² की वैल्यू आ जाएगी 13। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस जो है वो आपके पास हो जाएगा Y एक्सिस है ना, A² प्लस C² विल बी इक्वल्स टू आपके पास √10 का स्क्वायर 10 एंड डिस्टेंस फ्रॉम Z एक्सिस A² प्लस B² विल बी इक्वल्स टू 5। अब यहां से आपके पास मॉड A मॉड B मॉड C की तो वैल्यू यहां पर आ चुकी है। तो ये रिजल्ट जब आप ये वाली वैल्यूज को उठा के, ये जो अपने पास वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को उठा के जब आप यहां पर पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये मॉड A² जब आप देखो B² तो आपके पास हो गया A² और C² की वैल्यू आपके पास यहां से क्या हो जाएगी, तो होल स्क्वायर ओपन करूंगा C² का तो यहां से बन जाएगा A² प्लस A² 2A² प्लस D² प्लस इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 280 विल बी इक्वल टू कितना हो गया 13। A² प्लस C² इन दोनों के होल स्क्वायर को अगर अपन ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2A² प्लस 2D², क्योंकि इसमें भी A² प्लस D² A² प्लस D² 280 तो माइनस 280 कट जाएगा विल बी इक्वल टू 10। और यहां पर A² प्लस D² इसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो 2A² प्लस D² माइनस 280 विल बी इक्वल टू व्हाट 5। अब इन दो इक्वेशन होगी और इनको आपको सॉल्व करना है, तो ऑन सॉल्विंग आपके पास A की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास +-2 आएगी, लेकिन A अपन ने मॉडुलस B में रखा है क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और D की वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास +-1 आ जाएगी। तो आप जब ये A और D की वैल्यू जब आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको तीनों लेंथ जो होंगी आपको क्या मिल जाएंगी, मॉड A मॉड B मॉड C की आपको वहां से वैल्यूज मिल जाएंगी। 2 पार्ट 3 के सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनको मैंने A वेक्टर और B वेक्टर अज्यूम कर लिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि द वेक्टर I cap plus X J cap plus 3K cap is rotated to an angle this one and double in magnitude, then it becomes B vector। इसका मतलब सीधा सा जो कंडीशन गिवन है उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग
आपने इसको रोटेट करा और ट्वाइस मैग्नीट्यूड कर दी, तब जाके बी वेक्टर मिला हुआ है। दैट मीन्स बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, आपके पास इसकी क्या मैग्नीट्यूड है। अब इसका आप स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 16 प्लस 4x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 और -2/3 आ जाएगी आपके पास। ये कंडीशन मिली है अपने। साथ में एक और कंडीशन आपको गिवन है, और वो क्या गिवन है अगेन, क्या आपने a को रोटेट कराया, a को आपने रोटेट कर दिया, मतलब सीधा सा a और b के एंगल बीच में अगर आपके पास ये है तो अपने पास थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b होती है। और ये आपको दे रखा है 11 बाय कितना रखा है, 11/40। तो a डॉट b जब आप निकालोगे तो a डॉट b कितना हो जाएगा 4 प्लस x इंटू 4x माइनस 2 प्लस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 विल बी इक्वल टू 11/40। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वापस आपके पास स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर देना, तो वापस जो आपके पास वैल्यू आएंगी वो वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है कि ये वाली जो वैल्यू है वो उसका 2 टाइम्स है। तो एक्चुअली इसको अगर अपन देखें तो ये वाली वैल्यू उसकी फॉर्म में आपको लिखी जा सकती है। तो आप सिंपली सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद आप जब सॉल्व चेक करोगे तो इक्वेशन बनेगी आपके पास 17x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 2 एंड -20/17 आ जाएगी। अब ये दोनों कंडीशन आपके पास साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी जाके आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगी x की। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और क्वेश्चन में पूछा हुआ द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, कैन नॉट बी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस मार्क कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस लेते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल एंड सेकंड केस है परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, दिस इंप्लाइज a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एंड a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू सम लैम्डा वेरिएबल आ चुका है तो म्यू टाइम्स b वेक्टर ले लेते हैं अपन, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं। और अगर ऐसा कभी केस होता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है, दैट इज 3/1 will be equals to 2 upon lambda will be equals to 9/3। ये भी 3 हो गया, तो यहाँ से lambda comes out to be 2/3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो आपके पास कोई भी जीरो तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर है अगर दोनों तो a डॉट b क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पर अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो i वाले i कैप का कोएफिशिएंट और दोनों a1 a2, मतलब क्या होता है अपने पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो a1 a2 मतलब 3 प्लस b1 b2 मतलब 2 लैम्डा प्लस c1 c2 मतलब 9 into 3 27 विल बी इक्वल्स टू 0। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 30/-30/2 दैट इज -15। इसका आंसर आ गया। वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो आप a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कर दो, और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, वहां से आपके पास परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a वेक्टर 2 b वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर 5 एंड a डॉट b आपको 8 दे रखा है, तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अपने को ये फॉर्मूला पता है, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। आपको डॉट दे रखा है तो डायरेक्ट अपन -2 टाइम्स a डॉट b लिखते हैं, और अगर cos थीटा दिया होता तो मॉड a मॉड b cos थीटा लगा देते। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 25 माइनस 16। वैल्यू कितनी होगी 29 माइनस 16 दैट इज 13। So this implies modulus of a vector minus b vector will be under root of 13। इसमें प्लस माइनस मत लगा देना क्योंकि मॉडुलस से मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर अपन फाइंड कर रहे हैं a माइनस b, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्लस माइनस √13 नहीं, सिर्फ √13 ही आंसर होगा। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज acute and b vector makes obtuse angle with the coordinate axis, then find lambda। तो सिंस
आपको पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। तो ए डॉट बी जब अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, ये वैल्यू आ रही है आपके पास 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, लैम्डा इज लेस देन हाफ और लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। ये तो एक इक्वेशन आ गई। फिर आपको गिवन है, सिंस बी वेक्टर मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल with coordinate axis। coordinate axis का मतलब हो गया ax es लिखा हुआ मतलब तीनों एक्सिस के साथ। therefore b dot I less than 0, b vector dot j cap it is also less than 0 and b vector dot k cap it is also less than 0। तो जब आप b dot I करोगे तो b dot I क्या बनेगा आपके पास, 2 lambda less than 0। b dot j करोगे तो lambda less than 0। b डॉट के ये तो -1 लेस देन 0 है सी, तो इन तीनों से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास लैम्डा लेस देन 0। ये सेकंड कंडीशन। आपको दोनों रिजल्ट साइमल्टेनियसली चाहिए, ए और बी के बीच में एंगल तो एक्यूट और बी जो है साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो दोनों रिजल्ट एक साथ चाहिए तो 1 इंटरसेक्शन 2 लेना पड़ेगा। उससे रिजल्ट क्या आएगा, वहां से तो लेस देन 0 हो रहा है, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन हाफ है, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ to 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। If mod A vector 3 mod B vector 4 mod C vector 5 and A vector plus B vector plus C vector equals to null vector, then find the value of under root of modulus of A dot B plus B dot C plus C dot A। तो अपने को सिंस एक चीज तो आपको पता है कि यहाँ पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आपके पास क्या है, नल वेक्टर लिखा हुआ है, तो टेक मॉडुलस इन स्क्वायर, therefore mod A plus mod B plus mod C होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू नल वेक्टर है, तो ये तो 0 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। यहां से आपके पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए will be equals to -1/2 times mod a square। mod a square is 9 plus 16 plus 25, so 25 plus 25 50/2 that is -25। modulus लेना है, तो therefore under root of modulus of a dot b plus b dot c plus c dot a, तो modulus ले लिया तो हो गया +25 और under root लेंगे तो 5 आंसर। ठीक है। Next question, if A vector plus B vector plus C vector is again null vector and mod A mod B mod C given है, अब एंगल फाइंड करना है आपको A और B के बीच में। तो कभी भी ऐसा रिलेशन गिवन हो कि आपके पास 3 वेक्टर का सम 0 है या कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है और जिन 2 वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है, तो आपके पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आपके पास नल वेक्टर है, तो जिन 2 वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है उनको एक तरफ रहने दो, A plus B will be equals to -C। Take modulus and again square, so mod A plus mod B whole square will be equals to modulus of -C whole square, it is modulus of C square। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, mod A plus B whole square का क्या फॉर्मूला होगा, mod A square plus mod B square plus 2 times of mod A mod B cos theta will be equals to mod C square। तो mod A square plus mod B square, तो mod A square हो गया 9 plus mod B square हो गया 25, तो 9 plus 25 34 plus 2 times mod A that is 3 into 5 cos theta will be equals to mod C square that is 49। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या जाएगी, 49 minus 34 comes out to be
15 और ये 50 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आपके पास, और इधर डिवाइड बाय 30 कर रहे हैं अपन, तो cos थीटा जो आ जाएगा वो आपके पास 1/2 आ गया, थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर उसको ऐसे लिखते हैं ना अपन, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा जो आपसे पूछा हुआ है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये इसका आंसर। तो दोनों क्वेश्चन समझ लो आप लोग अच्छे से। डॉट प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन अपने पास होती है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ। तो अपन वही चीज यहाँ पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू सम अदर वेक्टर। तो अगर कोई भी अगर ये वेक्टर आपके पास मान लो हो गया, एक वेक्टर ही हो गया, दूसरा वेक्टर आपके पास ही हो गया, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग, तो अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये O इसे बोल देता हूं A, इसे बोल देता हूं A B और ये बोल देता हूं M। तो आपके पास यहाँ पर अगर O को ओरिजिन है तो ये आपके पास क्या हो गया, A वेक्टर हो गया, ये आपके पास हो गया B वेक्टर। यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा, अगर थीटा पता नहीं है अपने को, अगर थीटा ये मान लेते हैं थीटा है अपने पास, तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर बात करूं तो ये हो गया OM वेक्टर और ये हो गया आपके पास MB वेक्टर। तो जो मुझे A वेक्टर का मतलब B वेक्टर का अलोंग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए था, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं बताओ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन B वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर। अब ये जो B वेक्टर जो लिखा हुआ है विल बी इक्वल्स टू OM वेक्टर, OM वेक्टर क्या है, B वेक्टर का A के अलोंग कंपोनेंट है, तो OM वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर प्लस MB वेक्टर क्या हो गया, इसी का कंपोनेंट है लेकिन किसके अलोंग, A परपेंडिकुलर, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। तो मतलब ये हो गया कि B वेक्टर की वैल्यू जो है वो अलोंग कंपोनेंट, अलोंग जो होगा A के अलोंग कंपोनेंट और B के अलोंग कंपोनेंट का सम है। तो दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू निकाल दूं, तो अगर अलोंग वाला कंपोनेंट मिल गया तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट B में से माइनस करने से आ जाएगा आपके पास, तो वो अपन देखते हैं। यहां पर अगर मैं OM वेक्टर की बात करूं तो OM वेक्टर क्या होगा, वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड और क्या मिलता है उसका डायरेक्शन चाहिए। तो OM वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो है वो OM है और उसका डायरेक्शन कौन सा है, A की तरफ है, तो A की तरफ इसका मतलब क्या लूंगा उसको, A क्या, क्योंकि A टाइम्स नहीं है, A की तरफ है, तो A की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लिया और उसको OM से मल्टीप्लाई कर दिया, तो OM वेक्टर हो गया OM इंटू A क्या। अब OM आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर मल्टीप्लाई विद A क्या। तो अब आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर क्या होता है, A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A इंटू A कैप अपन लिखते हैं A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A। तो ये OM वेक्टर आ गया आपके पास। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर along A वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OM वेक्टर था अपने पास जिसकी वैल्यू आ गई A डॉट B अपॉन मॉड A स्क्वायर, और A के अलोंग है तो वो A वेक्टर आपके पास में आगे चल जाएगा। यहां से अगर मेरे पास अलोंग वाला कंपोनेंट आ गया तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर विल बी इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस OM वेक्टर, ये OM वेक्टर अपने पास आया हुआ है, यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, B वेक्टर माइनस A डॉट B डिवाइड बाय मॉड A स्क्वायर इंटू A वेक्टर। ये थ्योरी आप ध्यान रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a vector along another vector या find the component of a vector perpendicular to another vector, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पर OM इंटू A वेक्टर लिख देता तो आपके पास OM एक मैग्नीट्यूड हो गई और A की भी मैग्नीट्यूड उसमें क्या होती है, मल्टीप्लाई आती है। अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से देखें तो अपन M A वेक्टर क्या बोलते हैं,
ए के डायरेक्शन में तो वेक्टर है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड m टाइम्स है, तो मुझे मैग्नीट्यूड का एग्जैक्ट OM चाहिए। तो इसका मतलब मैं सिर्फ डायरेक्शन लूंगा ए वेक्टर का, तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन ए का चाहिए, वो क्या होता है ए वेक्टर, इसलिए ए कैप, सॉरी डायरेक्शन ए का और मैग्नीट्यूड 1 का, तो वो वेक्टर क्या होगा यूनिट वेक्टर। तो ए कैप और मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे OM, तो OM ए कैप निकालोगे तो आपको OM वेक्टर मिल जाएगा जो कि अलोंग वाला कंपोनेंट है। तो बी में से माइनस कर दो अलोंग वाला कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो रिजल्ट आप ध्यान रखना ये चीज। डॉट प्रोडक्ट के बाद अपन मूव करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बीच में। वो क्या होता है वो समझते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। इसको अपन रीड ऐसे करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। यहां पर ध्यान रखना आपके पास हमेशा एन कैप आएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा इट विल बी अ वेक्टर। तो वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का एन कैप। अब वो एन कैप क्या है, where n cap is the unit vector perpendicular to both a and b। तो आपके पास n cap क्या है, a और b दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, एंड a वेक्टर b वेक्टर c एंड n cap forms a right handed screw system। ये चीज क्या है आपके पास, अगर मान लो पहली चीज अपन ये पढ़ चुके हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो दो वेक्टर्स आपके पास हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर ये a वेक्टर लिखा हुआ है तो बी वेक्टर को मैं उसके कोटर्मिनस पॉइंट ज्वाइन कर सकता हूं, ये इसके बीच में अपने एंगल हो गया थीटा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जो कि थीटा आपको पता होगा। और एन कैप क्या होता है आपके पास, राइट हैंड स्क्रू सिस्टम क्या होता है, आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आप ए की तरफ ये कर दो, क्रॉस कर रहे हो ए से बी की तरफ, तो ये चलाओ आप राइट हैंड इस तरीके से घुमाओ, जो थंब का जो डायरेक्शन होगा इट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो ए और बी वेक्टर्स इस प्लेन में हो गए, और आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज आउटवर्ड्स, ए क्रॉस बी। और अगर अपन बी क्रॉस ए निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ क्रॉस करना है, तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर ही होगा, लेकिन इट विल बी इनवर्ड होगा इस प्लेन के। तो रहेगा तो आपके पास या तो वेक्टर के आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर या फिर इनवर्ड डायरेक्शन। तो राइट हैंड स्क्रू सिस्टम का मतलब यही है कि आप जिसकी तरफ है, आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ए की तरफ चलो, ए से बी की तरफ चलना है तो ए क्रॉस बी। तो थंब का जो डायरेक्शन है जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये डायरेक्शन एन कैप का होगा। बी क्रॉस ए करोगे तो थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगा। तो एन कैप क्या होगा, ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, जहां पर ए बी और एन कैप क्या करेंगे, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम फॉलो करेंगे। तो एक बार फिर बताता हूं, ए क्रॉस बी जब आप लिख रहे हो तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, तो ये आपके पास एन कैप का डायरेक्शन है। बी क्रॉस ए करोगे तो इधर आ जाएगा। इसलिए अपन इन जनरल, जैसे अपन ने कम्यूटेटिव लॉ अपने पास डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्योंकि वहां ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, ए क्रॉस बी is not equals to b cross a। इन जनरल a क्रॉस b क्रॉस a बराबर नहीं होता, इनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव टाइम्स होगी, क्योंकि आप जब a क्रॉस b लिखोगे तो मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप बाहर आएगा, जब b क्रॉस a लिखोगे तो मॉड a मॉड b मॉड a, एंगल तो वही साइन थीटा, लेकिन एंगल अंदर चल जाएगा एन कैप। ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें a क्रॉस b विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं अपने पास इन जनरल। अब इसका अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद अपन उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी, जैसे मैं पैरेललोग्राम लेता हूं, तो पैरेललोग्राम की अगर ये ओ ए बी सी, अगर ये लिखा हुआ है, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, तो ये पैरेललोग्राम अगर आपके पास दे रखा है, जहां से आप इस वर्टेक्स से दो वेक्टर्स आप ओरिजिनेट कर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बी को ए से आप ज्वाइन कर दो, ये इनके बीच में एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आप लिखोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या आएगा, विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस ओ ए इंटू हाइट। हाइट के लिए बी से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये बी एम हो गया। अब मुझे ओ ए तो पता है कि मॉडुलस ऑफ ए बी लिखा हुआ है। अब ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पे ट्राइंगल ओ बी एम, तो ओ बी एम ट्राइंगल के अंदर आपके पास साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा बी एम डिवाइड बाय ओ बी। तो दिस इंप्लाइज बी एम विल बी इक्वल टू व्हाट, ओ बी साइन थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो ये वैल्यू रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, ओ ए बी एम की वैल्यू हो गई ओ बी साइन थीटा। एक चीज और, अगर अपने पास थीटा बताया ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो अपन का क्रॉस प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, मॉड ए मॉड बी। मॉड साइन थीटा होगा, लेकिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा 0 to पाई होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा वहां पर, तो सीधा सा मॉड लगाने की जरूरत नहीं साइन थीटा पे। लेकिन मॉडुलस ऑफ एन कैप तो लगेगा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी 1। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी। ये जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ आपके पास। ये क्या लिखा हुआ देखो, मॉड ए का मतलब, मॉड ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ओ ए ओ बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। तो देयरफॉर ज्योमेट्रिकली अपन अब यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस, जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आपके पास तो टर्मिनस एजेस है, या यू बोल लो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर अपन यहां पर बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली अगर अपन बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ parallelogram whose two adjacent sides are A vector and B vector are represented by A vector and B vector। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया A क्रॉस B का। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस जब आप लगा दोगे ए क्रॉस बी के ऊपर, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे आपके पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक रिजल्ट और अपन यहां से देख सकते हैं कि आपने जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है, अगर इन जनरल अगर अपन उसकी बात करें कि मुझे पैरेललोग्राम अगर ये दे दिया जाए ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आपके पास, किसी भी एक वर्टेक्स से दो वेक्टर ऑरिजिनेट कर दो, वो एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो किसी भी एक वेक्टर से, किसी भी एक वर्टेक्स से दो वेक्टर ऑरिजिनेट करोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और मॉडुलस। तो एक जनरल अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपके पास आने वाला है विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से, ए वर्टेक्स से दो वेक्टर्स ऑरिजिनेट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी क्रॉस ए बी। जब भी नहीं आप ए वेक्टर से, ए वर्टेक्स से ही करो, आप बी वर्टेक्स से दो वेक्टर ऑरिजिनेट करोगे तो ए बी क्रॉस ए सी, मतलब बी ए क्रॉस बी सी हो जाएगा, लेकिन एरिया आपके पास वही रहेगा। इसी तरीके से अगर अभी तो अपन ने फाइंड करा पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया तो अपन ने फाइंड कर दिया, लेकिन आप ढंग से देखो पैरेललोग्राम का एरिया अपन ने लिखा क्या था, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि उसको भी अगर मैं आगे बात करूं, इसी ट्राइंगल से अगर मैं बात करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विल बी 1/2 ओ ए मतलब ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू लिखिए ओ ए क्रॉस ओ बी। तो इसके अंदर भी अगर मैं देखूं तो यहां पर आपके पास अगर ये ट्राइंगल, अगर अपन ओ ए बी ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, तो ओ ए बी ट्राइंगल का भी एक वर्टेक्स लिया, ओ वर्टेक्स, वहां से दो वेक्टर्स ऑरिजिनेट करे, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मॉडुलस और डिवाइड बाय 2 क्या जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो इन जनरल अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं कि अगर आपको मान लो ट्राइंगल इस फॉर्म में रखा है, इसके 3 वर्टेक्स आपके पास ए बी सी हैं, तो आप किसी भी एक वर्टेक्स से 2 वेक्टर्स ऑरिजिनेट कर देना। ये ए वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अपन लिखेंगे यहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। आप जरूरी नहीं कि हमेशा ए वेक्टर से ही, तो ए वर्टेक्स से ही 2 वेक्टर ऑरिजिनेट करो। आप चाहो तो बी वर्टेक्स से 2 वेक्टर्स ऑरिजिनेट कर दो। तो ये जो एरिया लिखा हुआ है, यही एरिया आपके पास किसके बराबर भी आ जाएगा, हाफ ऑफ बी ए क्रॉस बी सी लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद अपन क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। आज का होमवर्क नोट कर लो आप।